हेलो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको बता दें, जो हिंदी दिवस है दोस्तों, याद रखेंगे, जो हिंदी शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, हिंदी शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना होगा। जो हिंदी शब्द ही है वह फारसी भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे, जो हिंदी दिवस है ना, वह प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो जो हिंदी दिवस होता है प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को साथ साथ आप एक बात और याद रखेंगे, कहीं पे आपको ये भी प्रश्न बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। अगर 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं कि जो विश्व हिंदी दिवस होता है वह कब मनाते हैं, तो वह आपका 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते प्यारे, इस बात को याद रखना। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और केवल हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। जो हिंदी, जो आप लोगों का हिंदी वर्ड देख रहे हैं, जो शब्द देख रहे हैं, खुद ये फारसी भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो एक देश है, यहाँ पे पूछता है कि भारत के साथ साथ कौन ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा लिखी और पढ़ी दोनों जाती है, तो उस देश का नाम क्या है दोस्तों, तो मॉरिशस है। याद रखेंगे, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी प्रयोग की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल, याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 343, कौन कितना दोस्तों, तो 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद है ना, ये अनुच्छेद जो हिंदी भाषा के उत्थान की बातें करती है, जो हिंदी भाषा के जो प्रचार प्रसार की बातें करती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच हिंदी भाषा के विस्तार की बातें कही गई है। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इतने पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। जो आपकी वर्णमाला है ना, याद रखेंगे, वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, तो पहले वर्णों की संख्या थी 52, और अभी भी कहीं कहीं पे 52 लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अगर आपके एग्जाम में 52 न लिख के वर्णों की संख्या कितनी कर दे दोस्तों, 53 कर दे, तो भी आप विचलित ना होइएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि एक और वर्ण की उत्पत्ति की गई है। जो याद रखेंगे, वह जो वर्ण है ना, वह इस भाग का होता है, याद रखेंगे। जो ऐसा वर्ण की उत्पत्ति की गई है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इस प्रकार अब वर्णों की संख्या कितनी हो गई प्यारे, तो 53 हो गई। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो वर्णमाला कितने भागों से मिलकर बनता है प्यारे, तो 2 भागों से मिलकर बनता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 2 को आप लोग लाग कर लीजिएगा। और कौन कौन होते हैं, तो इनके भाग होते हैं, पहला होता है प्यारे स्वर, और सेकेंड नंबर का भाग जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, होता है आपका व्यंजन। इस बात को याद रखेंगे। और उस अनुसार आप लोग देखेंगे तो याद रखना, स्वरों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो 11 होती है। कितने स्वर होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। अगर आपसे पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर आपके याद रखेंगे, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर प्रकार पूछे तो 2 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। इसने बात को याद रखना, 3 प्रकार कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और उस तरह बहुत जगहों पे ऐसा कर दिया जाता है, 3 न देके केवल 2 ही दे देता, तो वहाँ पे वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना वर्णमाला को यहाँ पे 2, लेकिन स्वर को पूछे तो स्वर को 3 भाग याद रखिएगा। इतने बात को याद रखिएगा। स्वर को कितने भागों में बांटते हैं प्यारे, 3 भाग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। याद रखेंगे, वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर का नाम देते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है प्यारी, 4 होती है। कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, और जो आपके ऋषि का री होता है, ए होते हैं प्यारे, क्या होते हैं, ये आपके लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है।
यहीं पे मैं बताऊं कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 7। कौन कौन से प्यारे, आप बताइएगा। जो बड़ा आ होता है, इसके बाद जो बड़ी ई होती है, जो आपका बड़ा ऊ होता है, और दोनों जो आपके एनक वाले ए जो होते हैं, और इसके बाद दोस्तों ओ होता है, और इसके बाद प्यारे आपका औ होता है। ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। तो आपको इस प्रकार बताऊं, 7 + 4 = क्या होगा, 11 होगा, 11 होगा, और 11 ही क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, ये बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे, यहीं पे मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो आप बताइएगा। यूपी टेट का ये काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहते हैं। ये अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, आप हमको यहाँ पे बताएंगे। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अनुस्वार, याद रखेंगे प्यारे। एक होता है आपका अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग। क्या होता है प्यारे, विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, तो दोनों के सम्मिलित रूप को आपका अयोगवाह बोलते हैं। अनुस्वार जो देखते हैं ना, जो जैसे कि ऊपर ऐसे बिंदु आता है अंक का, और इसके बाद जो आता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो विसर्ग जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है दोस्तों, और अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है दोस्तों। तो इनको अयोगवाह बोलते हैं। अर्थात इसके डेफिनेशन की बात करें प्यारे, तो अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। राइट बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं, व्यंजन को भी कहीं पे कवर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, संग्राम में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, उपसर्ग का मतलब ही होता है वे शब्द जो किसी शब्द के मूल शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल दे, उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। याद रखना, उप का मतलब होता है ऊपर, ठीक ना, और उप का मतलब ऊपर से, इस भाषा में देखेगा उप का मतलब आगे से होता है, ठीक ना। कैसे होता है दोस्तों, आगे से होता है, जो हमारे आगे है। तो जो किसी शब्द के आगे आकर जुड़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उपसर्ग बोलेंगे। इतना आसान हिंदी में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जहां कहीं भी आपको उपसर्ग पूछे, आप तुरंत जो आपका मूल शब्द होगा ना, याद रखेंगे, जो आपके वर्ड होंगे ना, उस वर्ड का आप लोग क्या करा दीजिएगा, संधि विच्छेद करा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, संग्राम में जो ऊपर जो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो आपका ये मात्रा, याद रखेंगे, इसका जो संधि विच्छेद आप करिएगा तो म के भाव में टूटेगा। किस भाव में टूटेगा दोस्तों, म के भाव में टूटेगा। और इसको याद रखेंगे, संग्राम को संधि विच्छेद में तोड़िएगा तो किस में टूटेगा, सम आधा म हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्यारे क्या होगा, ग्राम होगा। यही इसका संधि विच्छेद होगा। और जब कहीं भी आपको उपसर्ग पूछे तो आप क्या करिएगा, संधि विच्छेद करिएगा। और संधि विच्छेद करने में जो मूल शब्द होगा, मूल शब्द क्या है दोस्तों, ग्राम है। इसमें अगर पूछे कि मूल शब्द क्या है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो मूल शब्द इसमें आपका ग्राम होगा। और जहां कहीं भी मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगकर उसके अर्थ को बदल दे, और यही दोस्तों क्या होगा, यही होता है आपका उपसर्ग। इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, तो आपका सम उपसर्ग लगाया गया है। और सम उपसर्ग लगाया गया है तो प्यारे ऑप्शन नंबर बी को लाग करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अधिकारी में उपसर्ग बताना है। वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अधिधन के कारी में इसको तोड़ लेंगे, अधिधन के कारी में इसको तोड़ लेंगे, और कारी शब्द के पीछे अधि लगा और इसके अर्थ को बदल दिया। और याद रखेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपका अधि हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना, ये बात आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, इसमें बताना है दोस्तों। ओष्ठ वर्ण जो आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को मैंने व्यंजन भी बताया हूं, पीछे वीडियो में आप लोग देखेंगे तो वहां भी बताया कि जो व्यंजन होते हैं इनके भी अपने अपने वर्ग होते हैं प्यारे। जैसे कि क का वर्ग हो गया, जैसे कि आपका च का वर्ग हो गया, जैसे कि ट का वर्ग हो गया, जैसे कि त का वर्ग हो गया, जैसे कि प का वर्ग हो गया। सभी वर्गों के अलग अलग उच्चारण होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना प्यारे, मैं इस चीज को बता रहा हूं। जैसे आप लोग देखिएगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपसे पूछे कंठ, आपसे पूछ दे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे पूछ दे ख का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे पूछे ग का, आपसे पूछे घ का, आप तुरंत इसी क्रम में आगे बढ़ते जाइएगा और आपको मिलेगा कि जितने भी उच्चारण होते हैं दोस्तों, याद रखना, जितने भी उच्चारण होते हैं ना, सभी के उच्चारण स्थान में आपकी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो सबका उच्चारण स्थान कहीं से ना कहीं से मिल ही जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं,
यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि क का मैंने बताया ना, क के जितने भी वर्ग होते हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। च का जितना होते हैं वर्ण, जैसे च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इसका उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है दोस्तों। इसके बाद आपके ट होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जितने भी मिल जाएं आप लोग मूर्धा को करेक्ट कर लीजिएगा। त के उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं दोस्तों? त हो गया, जैसे कि आपका द हो गया, आपका थ हो गया, सभी के उच्चारण स्थान आपके दंत होते हैं। और प वर्ग में जितने प, फ, ब, भ, म, ये सभी जितने भी आपके हैं ना दोस्तों, इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तो आपके ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं प्यारे? तो ओष्ठ होते हैं। इस क्रम में आप चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं, आगे मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा, उससे पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन है? तो याद रखेंगे वर्ण की बात क्या है, और वर्ण में सभी वर्ण क्या है दोस्तों? तो सभी वर्ण आपके स्वर हैं। क्या है प्यारे? स्वर हैं। अब हम स्वरों की बात करेंगे। स्वर होते हैं मूल रूप से आपके 11, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आप यहीं पे चीज़ों को कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि इसके रिलेटिव प्रश्न बन सकते हैं। इससे रिलेशन के जो प्रश्न हैं वो आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए केवल प्रश्न आंसर हल करना ही आपकी जो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आप उसके लेवल के प्रश्नों को सीख जाइए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि कहीं भी दे दे, आपका अ दे दे, आपका आ दे दे, इसका उच्चारण स्थान पूछे, आप तुरंत बताइएगा इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका छोटी ई दे दे, आपकी बड़ी ई दे दे, इसका उच्चारण स्थान पूछे प्यारे, तुरंत लॉक करिएगा तालु को, ठीक है। इसके बाद आपसे ऋषि वाला री पूछ दे और इसका पूछे उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत बताइएगा इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ए वाला ऊ है और ए बड़ा ऊ है, इसका उच्चारण स्थान पूछे दोस्तों, तुरंत लॉक करिएगा कि आपका ओष्ठ होगा। और इसके बाद आपका जो एनक वाला ए देखिएगा, फिर बड़ा एनक देखिएगा, इसका उच्चारण स्थान पूछे तो आप तुरंत बताइएगा इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। क्या होता है दोस्तों? कंठ तालव्य होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा बड़ा ओ और इसके बाद औ दे दे और इसका पूछे कि आपका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत इसका बताएगा इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। याद रखेंगे, कंठ और ओष्ठ के मिश्रण से बनते हैं ओ और औ। इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? कंठोष्ठ से होता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका पूछा है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन है, मतलब जिसका ओष्ठ के प्रयोग से जिसका उच्चारण होता हो केवल, तो इसमें बताइएगा ओष्ठ आपका क्या है दोस्तों? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या इसमें है? छोटा ऊ है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। बिना समझाए मैं कोई भी प्रश्न को आपका स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरा आपसे एक छोटा विनम्र निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना करिए वो आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं, काफ़ी उसमें टाइम स्पेंड होते हैं दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद हो सके और जो आगामी एग्जाम है उसकी एक अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। चलिए आगे चलते हैं। उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन याद रखेंगे, उष्म व्यंजन वे व्यंजन कहे जाते हैं जिसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती हो, उष्मा निकलती हो, उसको हम लोग उष्मी व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों से मैं बता दूं दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको आप लोग देखे होंगे और सुने भी होंगे, जो आप लोग व्यंजन में जाएंगे, व्यंजन में आप लोग देखेंगे जो आपका ए ह होता है। मैं आगे पीछे इसको लिख रहा हूं क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, ये बड़ा वाला स होता है और ये जो आपका षटकोण वाला स होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ह स जो छोटा बड़ा और जो आप लोग देखते हैं, तो इसमें आप लोग देखेंगे आगे पीछे इनके क्रम हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ उसमें व्यंजन कौन होते हैं। तो उसमें व्यंजनों की संख्या पूछता है, कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब आपसे उसमें व्यंजन में ह भी दे सकता है, ए स भी दे सकता है, ए वाला भी स देख सकता है, ए वाला भी स देख सकता है। तो इसलिए आप इन चारों को याद रखिए, क्योंकि कहीं से भी दे आप उसके प्रति तैयार रहेंगे तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें व्यंजन कौन सा होगा इसमें? तो उसमें व्यंजन भैया आप ह होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपसे पूछ देता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है अंत्यस्थ या
या अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कि ये कौन कौन से होते हैं? य होता है, र होता है, आपका ल होता है, आपका व होता है। ठीक है, आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आप तुरंत बताइएगा। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन से दोस्तों? याद रखेंगे, छत्री होता है, त्र होता है, आपका अज्ञा होता है, आपका स्र होता है। ठीक है, इसी क्रम में आप चीजों को याद रखेंगे। नासिक के व्यंजन कौन होते हैं? जिनकी उच्चारण में आपके नाक से हवा निकलती है उसे हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिक कहलाता है। जैसे क का 5वां क्या होगा? अंग। इसी तरह च का जाइएगा अड़ में मिल जाएगा आपको। इसी तरह नासिक व्यंजन होते हैं। नासिक व्यंजन की संख्या एक बार पूछा है, नासिक व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 5। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसी क्रम में हम चीज़ों को आगे भी देख लेंगे और भी चीज़ें, जैसे कि आप लोग देखिएगा क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका क्षत्रिय वर्ण है ना, वो किसके योग से बना है यही आपको बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अभी बताया हूँ, क्षत्रिय वर्ण जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं या मिश्रित वर्ण बोलते हैं। संयुक्त या मिश्रित कंपाउंड जो वर्ण होता है ये बोलते हैं, इसको याद रखें। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैंने अभी आपको बताया है। जैसे मैं 1 बाय 1 करके सभी को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख ही लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा, एक आपका सबसे पहले आता है त्र, ठीक ना। इसका निर्माण कैसे होता है? तो आधा त और पूरा रस्सी वाला रस इसका निर्माण हुआ है, ये पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों अज्ञा। अज्ञा जो ज्ञानी का अज्ञा होता है ना, ये किससे बनता है? तो याद रखेंगे आधा ज और याद रखेंगे पूरा इया से मिलकर बनता है, ये आपका अज्ञा याद रखेंगे। और इसके बाद याद रखेंगे जो श्री के आगे स्त्र वाला स्त्र होता है लगाते हैं, ये कैसे बनता है? तो ए वाला स और रस्सी वाला र, आधा स और र से बनता है। बड़ा आधा स रहेगा और रस्सी वाला र रहेगा, इससे मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो ये तो आपने 3 देख ही लिया। और आपका एक छत्री वाला 6 है और यही आपका प्रश्न में दिया भी है और पूछ रहा है कि कैसे मिलकर बनता है, यही आपको बताना है। तो इसका निर्माण आधा क और पूरा स से होता है, इस प्रकार इसका निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर लेंगे और इस प्रकार इसका आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। चारों संयुक्त वर्ण को आप ध्यान रखिएगा, इनका निर्माण कैसे कैसे होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्व्युत व्यंजन है? द्व्युत व्यंजन किसे कहते हैं? जहां आप लोग इसकी परिभाषा को सीखिए ना, समझ जाएंगे। द्व्युत व्यंजन वो होता है ना कि एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए, वहां पे द्व्युत व्यंजन कहलाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, पुणे में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? नो, नहीं हुई है। इलाहाबाद में हुआ है दोस्तों? नहीं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ण आ गया और इसके बाद यहीं पे नहीं, ये बाद में आया तो इसको आप कहेंगे कि नहीं यहाँ तो हुआ है। नहीं, एक ही समय में 2 वर्ण आ जाएं और उसी को द्व्युत व्यंजन बोलते हैं। जैसे दिल्ली में आधा ल और पूरा ल, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो इस प्रकार ये द्व्युत व्यंजन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ें मिलती है जो आपको एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ये आपका जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो चिन्ह है, जो याद रखेंगे ये चिन्ह है। जैसे कि विराम चिन्ह आप लोग बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, विस्मय सूचक बोलते हैं, अर्ध विराम, अल्प विराम, ये सब चीज़ें बोलते हैं, हंस पद बोलते हैं। कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये भी प्रश्न में बन जाता है। जैसे प्रश्न चिन्ह कौन सा है आप लोगों को पता है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह का ऐसे होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तो आप लोग इस चीज़ों को देख लिए। ठीक है, याद रखेंगे। विस्मय सूचक याद रखें, इसको क्या बोलते हैं? या विस्मय सूचक का चिन्ह होता है। जैसे जहां आप कहीं भी कुछ आश्चर्यचकित जैसी बातें कहें, वहां पे विस्मय सूचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्प विराम बोलते हैं। ये 3 याद रखेंगे। और यहीं लगे हाथ मैं बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं अर्ध विराम और उसको बोलते हैं आपका अल्प विराम। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब किसी सेंटेंस को लिखते समय सेंटेंस पूरा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण विराम। यहाँ पे हम रुकते हैं, बोलते समय हम क्या करते हैं, इस शब्द की या इस सेंटेंस की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम वहाँ पे रुकते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। ये चिन्ह याद रखना। एक बार चिन्ह मैंने देखा हूँ दोस्तों, KVS में पूछा है और वो चिन्ह था इस तरह। यह किसका चिन्ह है आपको बताना है, जो हम और आप पूरे लोग यूज करते हैं। इसको हम चिन्ह बोलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह
क्या बोलते हैं दोस्तों, विवरण चिन्ह। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि विज्ञान की परिभाषा लिखे तो हम लोग ऐसे लिख दे देते हैं विज्ञान की परिभाषा, और डाट में ऐसे लगाकर ऐसे हम लोग फिर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये विवरण चिन्ह होता है जो पूरा का विवरित उसमें बताया जाता है। ठीक है, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। आपसे मैं एक बात बता दूं कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, आप बताइएगा। चलिए आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ 20 है। कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, तो कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या दोस्तों है 20। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ गया। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़ा जल्दी से वीडियो को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो आपका क हो गया, ग हो गया, ज हो गया, फ हो गया, ये ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत भाषा की है कि अरबी फारसी की है कि आपकी अंग्रेजी की है कि दक्षिण भाषाओं की। आपको बता दें दोस्तों, क ग ज फ जो ये भाषा है ना, याद रखेंगे अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है। एक ही प्रश्न में मैंने स्पर्श व्यंजन को भी ले लिया, कंठ ध्वनि को भी ले लिया, अघोष और महाप्राण सभी को ले लिया। इस चीज़ों को बताऊंगा, याद रखना। 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोगों ने सीख लिया तो समझ लीजिए एग्जाम में एक प्रश्न आपके लिए पक्का है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने बताया भी है, इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जैसे आप लोगों को बता दूं, क से लेकर जहां यहाँ पे देखते हैं ना म आता है ना, पढ़ते पढ़ते चले जाइए। 25 व्यंजन, 25 नंबर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा तो आप लोगों को जितने भी वर्ड आएंगे सभी आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। जैसे आप लोग क वर्ग देख लो, आप लोग च वर्ग देख लो, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ट वर्ग, इसके बाद त वर्ग और लास्ट में आता है प वर्ग। मतलब क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ट वर्ग के जितने वर्ण हैं, त वर्ग के जितने वर्ण हैं, प वर्ग के जितने वर्ण हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चलिए बात तो ठीक है। स्पर्श व्यंजन जब कहलाते हैं तो आप देखिए, क ये भी स्पर्श व्यंजन है, ग ये भी स्पर्श व्यंजन, आपका ख ये भी स्पर्श व्यंजन और घ ये भी स्पर्श व्यंजन। आपको यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, देखिएगा क है आपका, इसमें ख मिल रहा है हमको, यहाँ पे देखिएगा ग मिल रहा है हमको, और यहाँ पे देखिएगा घ मिल रहा है हमको। मतलब एक क ही वर्ग का है ना, तो जब क वर्ग का है तो क वर्ग किन में आता है, तो स्पर्श व्यंजन में आता है। मतलब 25 हो गया, 25 की तो बात ही खत्म कर दीजिए। जो क वर्ग है, मैंने यहाँ पे बताया कि क वर्ग क्या होता है दोस्तों, तो क वर्ग आपका स्पर्श व्यंजन है, च वर्ग स्पर्श व्यंजन, ट वर्ग स्पर्श व्यंजन, त वर्ग स्पर्श व्यंजन, प वर्ग स्पर्श व्यंजन। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो जो सभी चारों ऑप्शन आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है। बात पहली खत्म हो गई। अब देखिएगा कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि क्या होता है, क वर्ग का क्या होता है दोस्तों, क वर्ग कंठ ध्वनि होती है। च वर्ग क्या होते हैं, तालु ध्वनि होती है। आपको बताइएगा ट वर्ग क्या होती है, मूर्धा ध्वनि कहलाती है। जो त वर्ग होती है वो क्या कहलाती है, दंत ध्वनि कहलाती है। जो प वर्ग होती है क्या कहलाती है, ये आपका ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो आप देखिएगा कंठ ध्वनि की बात कहा है तो कंठ ध्वनि मतलब सभी क्या है दोस्तों, सभी का उच्चारण स्थान क ही है, कंठ ही है, और सभी क वर्ग के हैं, तो आपका कंठ ध्वनि सभी चारों हो गई। अभी तो ऑप्शन कोई छटा है नहीं। अब देखिएगा, अब बात आता है अघोष और महाप्राण की। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अघोष देख लीजिएगा और यहीं पे देख लीजिएगा दोस्तों आपका सघोष। मैं यहाँ पे थोड़ा शार्ट तरीके से बताऊंगा तो आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अघोष क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है ना, वह अघोष कहलाता है। और याद रखेंगे, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का और 5वां नंबर का जो होता है वो सघोष कहलाता है। ठीक है, अभी चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जितने आपके स्वर होते हैं ना, सभी आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, सघोष कहलाते हैं। स्वर जैसे अ आ ई उ, ये सब ले ले और कहे कि इसमें से कौन सघोष है, तो जितने भी स्वर होंगे सबको सघोष बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें कि अघोष कौन है, तो याद रखेंगे अघोष क्या होगा, 1 नंबर और 2 नंबर का। अब इसको नंबरिंग कर ले रहे हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, और यहाँ पे चलिए हम अंगन नहीं है लेकिन अंगों को भी ले रहे हैं क्योंकि सीखने के लिए, ये 5 नंबर का हो गया। अघोष का रहा है ना, तो अघोष आपका 1 2 होता है, तो मतलब ये क्या हो गए, आपके अघोष हो गए। क्या हो गए दोस्तों, अघोष हो गए। अब आपको देखिएगा, ये आपका क्या क्या गलत हो जाएगा, ग गलत हो जाएगा और यहाँ पे घ भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब बात क और ख में आया, और ख में आया तो लास्ट बचा ऑप्शन क्या है, महाप्राण। अब चलिए हम महाप्राण देखते हैं और एक दोस्तों देखते हैं अल्प प्राण। यहीं पे लिख दे रहा हूँ अल्प प्राण।
याद रखेंगे अल्प प्राण हो गया। अब अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण का जो सूत्र होता है 1 3 5 होता है और महाप्राण का जो सूत्र होता है 2 और 4 होता है। और अल्प प्राण में सभी अंत्यस्थ आ जाते हैं, य र ल व आ जाते हैं, और महाप्राण में सभी उसमें आ जाते हैं, स ए वाला बड़ा वाला स और ह, ये उसमें व्यंजन के ये जो स्रोत हो जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखिएगा मैं आपको ये बातें बताऊं, इससे पहले मैं चीज़ों को आपको सिखा रहा हूं कि देखिएगा। अब देखिए अल्प प्राण 1 3 5 और महाप्राण 2 4, तो याद रखेंगे महाप्राण जब 2 4 तो याद रखेंगे ये आपका ख नंबर जो है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, ये महाप्राण ध्वनि हो जाएगी और अघोष हो जाएगा, कंठ ध्वनि हो जाएगी, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। सुधन के शिक्षित में टूटेगा और शिक्षित के आगे क्या लगा दोस्तों, सु लगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। धड़ धन आंख में टूटेगा, किस में टूटेगा, तो याद रखेंगे धड़ धन के आंख में टूटेगा और प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं, तो आंख इसमें क्या होगा, प्रत्यय पूछा है तो बाद वाला लगेगा, आंख हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न शब्द में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द के लिए आप लोग याद रखेंगे मच्छरदानी जो शब्द है इसके लिए क्या आपका छाटना है, तो इसमें आपका याद रखेंगे मच्छरदानी की में आपका प्रत्यय छाटना है। क्या छाटना है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें आपका प्रत्यय छाटना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो मच्छरधन दानी में टूटेगा, तो इसमें आपका कौन सा प्रत्यय होगा, दानी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, याद रखेंगे आधन गमन। याद रखेंगे दोस्तों आधन के गमन, गमन में क्या शब्द जुड़ा, आ जुड़ा, तो आ को आपने सही किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रसोईया में प्रत्यय बताना है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय होगा, याद रखेंगे रसोई में ईया प्रत्यय जुड़ा है, याद रखेंगे ईया प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। थोड़ा हम जल्दी से वीडियो को खत्म करने वाले हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो चुकी है दोस्तों। आगे देखते हैं, बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, प्रयोग के आधार पर पूछा है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है दोस्तों निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके एक निश्चित अर्थ निकले, जिसका उच्चारण करने में निश्चित अर्थ निकले उसको सार्थक, और जिसके उच्चारण में जो निश्चित या जो शब्द न निकले उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोई अर्थ न निकले उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाती है प्यारे, 2 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, प्रश्न ये भी बन सकता है, 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और इसके बाद आपका एक और बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देखिएगा द्रव्यवाचक। ये पूरे 5 प्रकार होते हैं। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल कोई भी बन सकता है, इस बात को याद रखना। तो राज्यपाल क्या होगा, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सीएम हो गया, ये सभी चीज़ें पूछे, विधायक पूछे, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि अगर व्यक्तिवाचक विशेष नाम किसी का लेकर पूछे तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा देते हैं। जैसे कि आपका किसी का नाम ले ले, जैसे नरेंद्र मोदी ले ले, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ले ले, नाम ले ले उनका, तो वह व्यक्तिवाचक में जाएगा, और उनका केवल एक जाति या उनका जो भी कल्चर है उसको लेकर डिनोट करे तो वह जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, भाववाचक जैसे भावना प्रकट की जाए तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है आपका भाववाचक। ठीक है, अगर समूह, झुंड, दल की बात करें तो वहाँ पे समूहवाचक। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, जहाँ पे भावना हो दोस्तों, याद रखना भावना क्या है, भारत में भावना है नहीं, भारत क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारत एक जगह का नाम है, याद रखेंगे भारत एक देश है, तो किसी देश का नाम लेकर कहे तो याद रखेंगे वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे मित्रता, मित्रता का भाव प्रकट करना, आप लोग देखते हैं तो मित्रता का भाव, तो मित्रता क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लड़का क्या है, लड़का के बारे में अगर आपसे पूछे तो लड़का आपका जातिवाचक होगा, लड़कों की एक जाति होती है तो लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ क्या है, अगर पेड़ के बारे में पूछे तो पेड़ों की एक जाति होती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। व्यक्तिवाचक मतलब एक निश्चित एक व्यक्ति की तरफ डिनोट करेगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये राम एक व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस एक स्पेशल बुक है उसका भी नाम है, गंगा एक विशेष नदी है उसका नाम है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखें। मिठास
बहुत से ये जातिवाचक का है ये भावना, मिठास जो क्या है भावना है, याद रखेंगे भावना है। इस तरह चीज़ों को याद रखना। आप देखेगा ये आम है, ये बुढ़ापा है, ये भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये ममता है, ये ममता याद रखेंगे। यहाँ पे वकील, वकील क्या है जातिवाचक संज्ञा है। ये पुस्तक, ये भी बहुत सी पुस्तकें हो सकती है, स्पेशल नाम तो नहीं ना लिया, वेद पुराण रामचरितमानस नाम ले लेता तब तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये व्यक्तिवाचक की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसमें आप लोगों को यही बताना है दोस्तों। तो याद रखना जातिवाचक संज्ञा कमायनी नहीं होगा, रसीला नहीं, रसीला में तो भाव है, आम, आम भी नहीं होगा। वकील में क्या होगा दोस्तों, वकील में आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है, तो बात सबको पता है। लेकिन कवियत्री में आपका क्या छांटना है दोस्तों, कवित्री में आपका इसमें ये छांटना है कि कौन सा ये शब्द सही है। ये जो इनका इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि इसमें करना है ना कि इसमें सही शब्द की पहचान करने की, जो कवित्री शब्द है ना कौन सही है यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है और कवयित्री ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त वाक्य में कारक, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो हिंदी में कारक की संख्या 8 बताई गई है और इनकी पहचान विभक्ति चिन्हों से करते हैं। और लड़का पेड़ से गिर रहा है मतलब लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, और जहां कहीं भी से अलग होने के भाव में आए वहां पे होता है अपादान कारक। आप लोग ऐसे चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित इकारांत शब्द में एक पुल्लिंग है उसे चयन करना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना बहुत आसान होता है, इसको अपने शब्दों में वाक्य का प्रयोग करके देखिए। जैसे पानी, जैसे नदी, रोटी, बकरी। अब देखिएगा बकरी, बकरी को लीजिए ना, बकरी चर रही है तो बकरी चर रही है मतलब कि स्त्रीलिंग के भाव में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा पुल्लिंग। रोटी, रोटी बन रही है, रोटी खा रही है, याद रखेंगे रोटी खाई जाती है, ये भी स्त्रीलिंग के भाव में आ रहा है, पुल्लिंग नहीं होगा। नदी, नदी बह रही है, नदी कितनी में आती है, तो ये आपकी स्त्रीलिंग में आती है। पानी पी रहे हैं, पानी पिया जाता है, पानी बह रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है वह पुल्लिंग में आता है, प्राण जो होता है वो पुल्लिंग में आता है। कुछ याद रखिएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने पढ़ा है, जातिवाचक संज्ञा मैंने पढ़ा है, देशवाचक संज्ञा मैंने नहीं पढ़ा है, तो यही आपका प्रकार नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा मैंने पढ़ा है, द्रववाचक संज्ञा मैंने पढ़ा है, सब चीजें मैंने पढ़ी है, लेकिन देशवाचक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो आपका यहीं पे देखिएगा, पौधा, पौधा बहुवचन में प्रयोग होता है। पुस्तक, बहुत सी पुस्तकें होती है बहुवचन में प्रयोग होता है। जो सहायता और लड़का, लड़का भी बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन सहायता करनी चाहिए, सहायता जो होती है प्रयुक्त सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो याद रखना बहुवचन की बात का है। मैंने एक बार आपको बता ही दिया, जो प्राण होता है ना, प्राण को सदैव बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। जैसे आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिएगा अगर जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसको याद रखना चाहिए। जैसे प्राण है ना, प्राण कई बार पूछा है, ठीक है, तो इस तरह चीज़ों को याद रखना। आगे देखते हैं, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा, तो जो ध्वनि के आगे प्रति उपसर्ग लगा है यही होगा, तो प्रति आपका उपसर्ग है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें निश्चित कार्य का करना पाया जाता है, या इसमें जो भी कार्य होगा उसका कोई अर्थ निकलेगा, कोई एक परिणाम निकलेगा, लेकिन जो निरर्थक कार्य होता है ना उसमें अकर्मक जो होती है ना उसमें कोई कार्य करना पाया ही नहीं जाता। जैसे कि आपका अकर्मक सकर्मक में देखिएगा, अकर्मक जैसे कि रोना हो गया, सोना हो गया, ये सभी अकर्मक के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिएगा, रामू खाना खा रहा है, ठीक ना, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। माँ स्वेटर बुनती है मतलब यहाँ पे कार्य होना पाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए चालक गाड़ी चला रहा है मतलब कार्य कर रहा है दोस्तों। रामू खाना खा रहा है मतलब वो भी कोई कार्य कर रहा है, ये सभी सकर्मक क्रिया है। लेकिन श्याम हंसता है, हंसना रोना ये सभी क्या है दोस्तों, ये आपके अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य मतलब कहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें भावनाएं प्रकट की जा रही हो, भावनाएं डिनोट की जा रही हो। मोहन पुस्तक पढ़ता है, याद रखेंगे। श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता
जाता है। याद रखने जहां कहीं भी भावना प्रकट हो, मतलब मोहन की भावना है, याद रखेंगे मोहन से बैठा नहीं जा रहा है, कोई भावना अपनी प्रकट कर रहा है कि मोहन विकलांग है या मोहन को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, मतलब मोहन को बैठा नहीं जाता है। तो याद रखना मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें भावनाएं प्रकट की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में 30 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।